Welcome back to all of you once again to the Stockies Nifty Outlook Daily Market Outlook Daily। क्या डिस्कस करते हैं इसके अंदर हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं मार्केट में क्या प्राइस एक्शंस हैं, किस तरह के मार्केट में रिएक्शंस आ रहे हैं, किस तरह के सेंटिमेंट्स हैं, नेक्स्ट वीक के लिए क्या रह सकते हैं, नेक्स्ट डे के लिए क्या रह सकते हैं, इस एक्सपायरी में कैसा मार्केट में माहौल रह सकता है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या एक्सपेक्टेड लेवल्स हैं, ऐसे क्या न्यूज़ेस हैं लेवल पे कि वो मार्केट के सेंटिमेंट्स को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन फॉर मंडे टुमारो। ठीक है, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। पूरे वीकेंड्स में कई ऐसे घटनाक्रम हुए हैं, कई ऐसे इवेंट्स हुए हैं जो मार्केट को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। वीकेंड्स के इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को हो गई है, तो वीकेंड का बहुत इम्पैक्ट उसके अंदर रिफ्लेक्ट होता है। वो चीजें देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी और उसको रिलेट करना पड़ेगा करंट मार्केट सिचुएशन से। बिना समय खराब किए सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्या है डिस्कशन में? सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट ने एक टॉप पे जाकर रिट्रेसमेंट लिया। ठीक है, वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है। रिट्रेसमेंट को हम लोग जनरली हेल्दी रिट्रेसमेंट कंसिडर कर सकते हैं। उसके पीछे आर्ग्यूमेंट्स है, उसके पीछे लॉजिक्स हैं। ठीक है, वो लॉजिक्स हम लोगों ने अपने फ्राइडे वाले वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि मार्केट में यहां से थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है कैंडलस्टिक की वजह से, और मार्केट में एक लेवल अटेन करने के बाद में वहां पर रेसिस्टिव था 450 पे। रेसिस्टेंस हमने क्लियर डिस्कस किया था, तो वहां से रेसिस्टेंस मिला। लेवल्स क्या थे हमारे? डाउन साइड में 400 डाउन साइड में ब्रीच करता है, तो 350 का फर्स्ट लेवल एंड 290 का सेकंड लेवल वो डिस्कस किए थे। 290 से मार्केट ने दोनों लेवल्स हमारे को दिए फ्राइडे के दिन, और वहां से वापस बाउंस बैक करा और 327 के आसपास की मार्केट ने क्लोजिंग दी। ठीक है, ये तो स्टोरी थी हमारी प्रीवियस आउटलुक की। अब आगे क्या? टेक्निकल डिस्कशन बाद में करेंगे। सबसे पहले अपन डिस्कशन करते हैं उन न्यूज़ेस का जो मार्केट को डायरेक्टली इफेक्ट कर सकती है। फाइनेंशियल न्यूज़ेस तो कोई ऐसी स्पेसिफिक है नहीं, ठीक है ना, जो रोज का अपना करिकुलम है वो चल सकता है, लेकिन जियोपॉलिटिकल लेवल पे जियोपॉलिटिकल टेंशंस और इश्यूज को लेकर कुछ न्यूज़ेस पॉजिटिव एंड कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ा हॉट टॉकेटिव इश्यूज जो नेक्स्ट वीक में मार्केट रिफ्लेक्ट कर सकता है वो है इश्यू क्रिएटेड बाय ट्रम्प, H1B वीजा इशू। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये क्या इश्यू है। H1B वीजा वो वीजा होता है, बिल्कुल ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे, 2-4 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे हम लोग इस डिस्कशन में। ऊपर से चीजों को समझना जरूरी है कि हम किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, उस इन्वायरमेंट का, उन डिसीजंस का मार्केट में क्या रिएक्शन है वो हमको देखना पड़ेगा। उससे हमारी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो H1B वीजा वाला इश्यू क्या है? सबसे पहले इसको समझते हैं। H1B वीजा क्या है? यूएस में अगर इंडिया से कोई ब्रेन, कोई एम्प्लॉय वहां पे डिप्लॉय होता है, वहां पे काम करता है, तो वहां का एक वीजा होता है H1B वीजा, जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है। वर्किंग प्रोफेशनल्स का वीजा है जो यहाँ से काम करते हैं। सेकंड थिंग, उस वीजा की पहले जो चार्जेस थे वो थे $1,500 पर ईयर। ठीक है, अब उस वीजा के चार्जेस बढ़ाकर $1 लाख पर ईयर कर दिए। ठीक है, ट्रंप ने। क्या इम्पैक्ट पड़ा? इम्पैक्ट ये पड़ा कि सबसे पहले यूएस फर्म्स को, जो इंडिया की फर्म्स जो यूएस सब्सिडरीज हैं, या यूएस सब्सिडरीज क्या, सॉरी, यूएस में जिन्होंने सब्सिडरीज डाली हुई है, वहां से जो हमारा काम होता है, पहले हमको परेशान किया गया टैरिफ के नाम पर। हमारी गुड्स एक्सपोर्ट को ब्लॉक किया गया, डैमेज किया गया, डेंट किया गया। अब हमको परेशान किया जा रहा है, जैसे कुछ टाइम पहले रूमर्स उठे थे कि अब ये लोग सर्विस इंडस्ट्री में कुछ करने वाले हैं। तो डायरेक्टली तो सर्विस इंडस्ट्री में हमारे पास कोई वो हुआ नहीं है ना, डायरेक्ट कुछ ऐसा उन्होंने इम्पोज किया नहीं जिससे हर्ट हर्ट हो या हिट हो हमारा एक्सपोर्ट यूएस को सर्विस वाइज, जो कि आईटी एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा है।
ठीक है ना। लेकिन इनडायरेक्टली इसको हिट करने के लिए एक और नया चीज निकाल के लाया है ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन या खुद ट्रम्प, कि हमारे H1B वीजा होल्डर्स का जो चार्जेस हैं इसको होल्ड करने के, वो यूएस को देने के, वो चार्जेस उन्होंने ऑलमोस्ट 100 टाइम्स बढ़ा दिए, है ना। कहाँ $1,500 पर ईयर, कहाँ पर $1 लाख पर ईयर। जो पहले आपकी 6 7 8 लाख का काम होता था एनुअली, अब वो काम आपका होने लग गया 88 लैक्स में 21 सितंबर से अप्लाई है। अब इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इससे इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो आईटी इंडस्ट्रीज हमारी ऑन साइट पे जाकर जो प्रोजेक्ट करती थी, आईटी इंडस्ट्री का मेजर रेवेन्यू, है ना। आईटी इंडस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है? आईटी इंडस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इंडिया का सेकंड सबसे ज्यादा वैल्यूएबल सेक्टर है। ये बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज को छोड़ दिया जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सेकंड जो फ्रूटफुल हमारा इकोनॉमी का पार्ट है वो आईटी इंडस्ट्री है। ठीक है ना। देखा टीसीएस, विप्रो, और इनका जो मैक्सिमम काम है, मैक्सिमम टर्नओवर है, वो डिपेंड करता है यूएस पे दी जाने वाली सर्विसेज पे, जो ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है ना। अब ये एक्सपोर्ट करते हैं तो दो तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। पहली प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि ये जनरली इंडिया किस लिए जाना जाता है? इंडिया जाना जाता है अपने ब्रेन्स के लिए। ठीक है। इंडिया का एम्प्लॉय अपने जो स्किल्ड एम्प्लॉयड है, जो स्किल एम्प्लॉय है, वो किसी दूसरे देश में जाकर वहां पर अपनी स्किल सर्विसेज देता है, उस सर्विसेज पे उसको पे मिलती है। ठीक है ना। तो हमारा जो मेजर चंक है वो, जो हमारा न्यू मिडिल क्लास है, एक बिजनेस क्लास को आप छोड़ दिया जाए तो हमारा न्यू बिजनेस क्लास है, वो कहीं ना कहीं डिपेंड है आईटी सर्विसेज पे। ये पहले भी डिस्कशन किया हुआ है अपन ने, कंप्लीट डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है ना। तो अब वो जब हमारा मिडिल क्लास आईटी पे डिपेंड है, मेजर चंक है, वो डिपेंड करता है यूएस सर्विसेज पे। यूएस सर्विसेज में जब वो वहां पर H1B वीजा लेने जाता है, तो जो उसका एम्प्लॉयर है, जो कि इंडियन आईटी फर्म है, वहां की यूएस फर्म है, उनके लिए आपको ऑन साइट प्रोजेक्ट्स पे डिप्लॉय करना कॉस्टली हो जाएगा, है ना। जहाँ 6 7 लाख 8 लाख की कॉस्ट आती थी, अब वो कॉस्ट आपकी 88 लैक्स 90 लैक्स के आसपास पहुंच जाएगी, सिर्फ एक साल आपको हायर करने की। इसमें क्या प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि कंपनी को सबसे पहले तो न्यू रिक्रूटमेंट्स में प्रॉब्लम आएगी, जो न्यू रिक्रूटमेंट्स करते हैं, या जो लोग इंडिया में एम्प्लॉयड है उनको यूएस प्रोजेक्ट पे भेजा जाता है H1B वीजा पे, 2 साल 3 साल की इस प्रोजेक्ट पे काम करो, उनको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, है ना। तो नेगेटिव तो आईटी इंडस्ट्री के लिए बेहद ज्यादा है। हालांकि प्रोफेशनल्स वहां पे, मेडिकल प्रोफेशनल्स भी जाते हैं वहां पे, और दूसरी इंडस्ट्रीज में प्रोफेशनल्स भी जाते हैं, मैनेजमेंट में भी हमारे प्रोफेशनल्स जाते हैं। इंडिया अच्छे खासे इंडियंस मतलब यूएस में रिसाइडिंग है। हालांकि इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है, हर चीज का नेगेटिव नहीं होता है, इसका पॉजिटिव पॉइंट भी है कि बचने का रास्ता ये है कि अभी तक उन्होंने न्यू एप्लीकेशंस के बारे में चार्जेस बढ़ाने की बात की है। अभी तक जो प्रीवियसली वहां पे रह रहे हैं उनके बारे में कोई बात नहीं की कि भाई उनका जो रिन्यूअल है वीजा का, H1B का, उसमें क्या चार्जेस लगने हैं, उस पर कोई बात नहीं की। वो क्लैरिफिकेशन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया है कि वो एज इट इज रहेंगे ये न्यू एंट्रांस के लिए, है ना। तो ब्लॉकेट तो है, अगर न्यू एंट्रांट भी अगर वहां पे जाके प्लेस नहीं कर पा रहे हैं तो कंपनीज लेवल पे प्रॉब्लम है, कंपनीज को कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। ठीक है। तो सबसे पहला इश्यू कि हमारा जो स्किल्ड यूजर है आईटी के फील्ड में, जो लोग हम बाहर जाके झंडे गाड़ते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूएस में उनके एम्प्लॉयमेंट पे आने वाली है। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट से हम जूझ ही रहे हैं। ठीक है। टैरिफ से हमको हिट करने की कोशिश भी की, और उसके बाद में ये नई प्रॉब्लम हमारे लिए। दूसरी प्रॉब्लम, ऐसे यूथ जो अमेरिका में जाकर, अब इसमें भी ये ना कुछ डेटा और फैक्ट्स है। डेटा और फैक्ट्स ये है कि आपको इंटेंसिटी पता लगेगी इस प्रॉब्लम की, इंटेंसिटी कितनी है। एक छोटा डेटा ये कहता है कि, कहीं से मैंने पढ़ा था कि जनवरी 2025 से जुलाई 25,000 तक जो इंडियंस ने H1B वीजा अप्लाई किया वो 63,000 नंबर्स में था। 63,000 एक बड़ा नंबर है, जो जिन्होंने फ्रेश वीजा एप्लीकेशन दी
इन यूएस H1B के लिए। H1B कैटेगरी, इसमें कैटेगरी होती है। इसमें भी आपको जैसे टूरिज्म के लिए जाएंगे उसकी कैटेगरी अलग है, आप एजुकेशन के लिए जाएंगे उसकी कैटेगरी अलग है, लेकिन जब आप वहां पर एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएंगे तो उस कैटेगरी को H1B वीजा कहते हैं, है ना। हर वीजा की कैटेगरी होती है। 63,000 वीजास वहां पर अप्लाई हुए। ठीक है, तो इसकी इंटेंसिटी समझो कि इस डिसीजन से कितना बड़ा इशू क्रिएट होने वाला है। और इंडियन इकोनॉमी के रिगार्ड्स में भी इसको अगर समझो तो कितना बड़ा बर्डन इंडियन आईटी इंडस्ट्री को आने वाला है। ठीक है। और वहां पर H1B वीजा अप्लाई करने में 80 से 90% इंडियंस का है ना। वहां पर जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है 20% आप डिसाइड करो तो वो रेस्ट ऑफ कंट्रीज से एप्लीकेशन आते हैं। 80% H1B वीजा एप्लीकेशन सम अराउंड, मतलब समवेयर आप मान सकते हो, परफेक्ट डेटा नहीं है लेकिन इंटेंसिटी इतनी है कि 80% तक वहां पर H1B वीजा के लिए इंडियंस अप्लाई करते हैं। तो दरवाजे उनके लिए कंप्लीट बंद हो गए। दूसरा नंबर, वहां पर जो रहकर स्टडीज करते हैं, जो जॉब एस्पेरेंट्स हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि हम लोग यहाँ पे स्टडी कर कर और यहीं पे प्लेस हो जाएंगे। क्वालिटी ऑफ लाइफ है, पैसा अच्छा है, मिनिमम वेजेस भी अच्छे हैं वहां पर। तो इस हिसाब से मतलब एक बहुत बड़ा इंडियन यूथ का चंक है जो यूएस में जाकर या फर्दर कहीं स्टडीज करके यूएस में सेटल होना चाहता है, वहां पर H1B वीजा के लिए अप्लाई करना है, उनके लिए एक बर्डन है ना। वो लोग यहाँ से लोन ले लेके गए हैं, यहाँ से कई प्रकार की प्रॉब्लम्स को फेस करके यूएस में निकले हैं कि वहां से पढ़ेंगे और वहां पे सेटल करके हमारा लोन सेटल कर लेंगे। उनके लिए एक एडिशनल बड़ा बर्डन है H1B वीजा का जुगाड़ वहां पर। ठीक है ना। मतलब बहुत ऐसा कोई बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस है। ऐसा नहीं है कि भाई उन्होंने एक अलाइन मतलब 1,500 का 3,000 कर दिया, 4,000 कर दिया, दैट नॉट सिग्निफिकेंटरी, दैट विल बी नॉट सिग्निफिकेंटरी। लेकिन जब आपने $1,500 का $1,00,000 किया, दैट इज सिग्निफिकेंट। मतलब आप मैसेज देना चाहते हैं कि हमें इंडिया का ब्रेन नहीं चाहिए, हमें इनका जो आईटी पे डोमिनेंस है, आईटी सर्विसेज पे जो डोमिनेंस है, उस डोमिनेंस को कहीं ना कहीं हिट करना है। ठीक है, तो ये मैं आपको हाईलाइट करना चाह रहा हूं। इस इश्यू से आप ओवरकम कर सकते हैं, इस इश्यू के कई सारे तोड़ हैं आपके पास में। हालांकि इस इश्यू में भी कई सारे मतलब सब इश्यूज हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि बात यहां पर ये नहीं है कि इस इश्यू से पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, इस इश्यू के और ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। बात यहां पर हमको ये करनी है कि इंडियन मार्केट में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले आईटी पे कॉस्ट बर्डन बढ़ रहा है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का बर्डन बढ़ रहा है, ये इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है। ठीक है। सेकेंडरी, स्टूडेंट्स का एस्पिरेशन का हमने बात कर ली। वहां की जो यूएस फर्म्स हैं जो हायर करती है उनके लिए भी हम महंगे हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि एक स्टडी ऐसे कहती है या एक डेटा ऐसा कहता है कि एवरेज जो पे है जो इंडियंस को वहां पर एम्प्लॉयमेंट में मिलती है, एवरेज पे बता रहे हैं, तो वो करीबन 70-80 लाख के आसपास है एवरेज पे वहां की। तो 70-80 लाख की एवरेज पे में अगर आपकी वीजा की चार्जेस 88 लाख के आसपास है, 90 लाख के आसपास है, तो वो कंपनीज को डेफिनेटली हिट करेगा, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी को हिट करेगा। इसके कारण जो ऑन साइट आप वहां पर जाके काम करते हैं, ऑन साइट आपका डिप्लॉयमेंट होता है, वो हर्ट करेगा। इसका पॉजिटिव साइड भी है। इसका पॉजिटिव साइड ये है कि कंपनीज वहां पर एम्प्लॉयज को भेजने के वहां के प्रोजेक्ट्स को आप किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आप उस सर्विसेज को इंडिया से प्रोवाइड करें। तो हो सकता है कि करने वाली सर्विसेज हमारे यहाँ पे टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एलटीएम, मैंट्री, ये सारा बिजनेसेस यूएस से तो आ रहा है इनका, है ना। लेकिन नई कंपनीज के लिए तो बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने अभी तक पैर जमाए नहीं है यूएस में, काम इतना आता नहीं है, वहां पर ऑफिस से सेटअप करने हैं, उनको नए एम्प्लॉयज की फ्रेश ब्लड की जरूरत है वहां पे सेटअप करने के लिए। और उन लोगों के लिए तो बहुत बड़ा हजार्ड है। इन कंपनीज के लिए ये है कि ये अपना ऑन साइट ना करके ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करके इंडिया में कंडक्ट करा सकते हैं, इंडिया में मतलब उसका ऑफशोर कर सकते हैं, किसी दूसरे कंट्री में ऑफशोर कर सकते हैं जो यूएस से अलाइंड है। हालांकि प्रॉब्लमेटिक तो वो भी है, लेकिन पॉजिटिव साइड ये है कि हो सकता है कि इसका वेव, इसकी इंटेंसिटी इतनी मारक ना हो जितना अभी मार्केट एनालाइज कर रहा है। हो सकता है, देखो हर चीज का तोड़ निकलता है ना। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है, जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, जब यूएस आपको डिप्लोमेटिकली इतना ज्यादा हैरेस्ट कर रहा है, यह हैरेसमेंट ही होगा। ठीक है ना, जब आप ट्रम्प के
इनॉग्रेशन सेरेमनी से देखो, जनवरी से जो इंडिया को वो हिट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके इंटेंशन दिख रहे हैं ना हमारे अगेंस्ट, है ना। तो इस चीज को हमको समझना पड़ेगा कि डिप्लोमेटिकली हम लोग फेल्ड हो रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोग पिछते जा रहे हैं यूएस से, हम लोग पिछते जा रहे हैं चाइना से, है ना। तो ऐसा कोई नहीं है कि भाई इंडिया का डिप्लोमेटिक स्टैंड इतना खराब हो चुका है कि बार बार बात नहीं करेंगे उस बारे में, बार बार बात नहीं करेंगे, नहीं तो इश्यूज बहुत है उसमें। चाबार पोर्ट का इश्यू है, उसके अंदर जो आपकी शंघाई मीट थी, शंघाई मीट में पाकिस्तान को वो जो इनकी शंघाई की जो काउंसिल थी, उस वाले उसकी टेररिज्म वाली काउंसिल थी, उसका प्रेसिडेंट बनाना है मतलब। और चाबार पोर्ट के बारे में आपने सुना होगा, जैसे अभी यूएस ने नए सैंक्शंस लगाए हैं, नए तो क्या है, पुराने उनको वापस से री इम्प्लीमेंट कर दिया है। चाबार पोर्ट इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट था, पाकिस्तान को चाइना की मोनोपोली को थोड़ा सा डिमीन करने के लिए, ठीक है ना। तो जैसे चाइना वहां पे पोर्ट बना रहा था अपने पाकिस्तान में, ग्वादर पोर्ट क्या नाम था उसका, तो उसका रिप्लाई स्वरूप या स्ट्रेटेजिक रिप्लाई स्वरूप हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था चाबार पोर्ट में। $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट था करीब हमारा। और 3-4 साल पहले बात हुई थी कि ये हमारे को मिडिल ईस्ट में और यूरोप तक जाने का एक डायरेक्ट रास्ता देगा, जिससे हमारा कॉस्ट भी कटिंग होगा। और प्लस ये चाइना और इनके जो हजार है पाकिस्तान के मिलके इनके, इनसे भी हमको एक लेवल पे एक नया रूट मिलेगा हमारे व्यापार करने के लिए। तो उसका डेवलपमेंट चाबर पोर्ट का हमने उस हिसाब से किया था। तो वो भी एक हिट कर रहा है, जो यूएस ने स्टार्टिंग में ईरान से तेल लेने के चक्कर में उसने सैंक्शंस लगाए थे चाबर पोर्ट पे। अब उन सैंक्शंस को हमने डिप्लोमेटिकली हैंडल कर लिया था, उस समय उनको वो कर दिया था न्यूट्रलाइज। अब वो सैंक्शंस उसने वापस लाके खड़े कर दिए, है ना। तो इश्यूज मतलब अगर इन क्रक्स हम लोग बोले, तो इंडिया की डिप्लोमेटिक स्टैंड बहुत ज्यादा वीक होता जा रहा है। हम लोग एक ऐसे लूप में फंसते जा रहे हैं मेरे ख्याल से। फ्री इंडिया में इतना ज्यादा डिप्लोमेटिक प्रेशर, इतना ज्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशन लास्ट मतलब इंडिपेंडेंस के बाद, तो देखो हम लोग उस माहौल से अवगत नहीं थे। हम लोग 80s 90s की पैदाइश है, तो हम उसके बाद में जब समझने लगे 2000 के दौर में हम लोग समझने लगे। तो आज 20-25 सालों की मेरे एक्सपीरियंस से मैं कह सकता हूं कि हमने ऐसा दौर पहले नहीं देखा, जब इंडिया इतना न्यूक्लियर, इतना अकेला पड़ चुका था डिप्लोमेटिक रिलेशंस में। एक रिपोर्ट में किसी की पढ़ रहा था, जो लोग इन रिलेशंस को समझते करते हैं, तो काफी मतलब लॉजिकल थी, काफी रैशनल थी, उसमें बहुत सारे रैशनल थे हमारे लास्ट 10 इयर्स के, 15 इयर्स के डिप्लोमेटिक टाइप्स के या डिप्लोमेटिक सिचुएशंस के, या हमारे रिलेशंस के, हमारे पॉलिसी रिलेटेड, ठीक है ना। तो उन्होंने एक चीज बताई कि अभी जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, अगर इसको रिकवरीज मोड पर लाएं या पुराने वाले मोड पे लाएं, तो 2 से 3 डिकेड लगेंगे। अगर रिजीम चेंज भी होता है, करंट रिजीम तो बहुत बुरी तरह से ट्रैप हो चुका है, अगर हमारा इंडिया का रिजीम चेंज भी होता है, तो 2 से 3 डिकेड एक नॉर्मल टाइम लगेगा इन रिलेशंस को अपने पुराने स्टेटस में, हेल्दी स्टेटस में लाने में, ठीक है ना। तो वो चीज हमको समझनी पड़ेगी। खैर, ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं हम लोग इन सब चीजों में। हमारा मेन कंसंट्रेशन पॉइंट है कि इस चीज को हमको समझना पड़ेगा मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, ठीक है ना। आईटी पे विशेष रूप से नजर रखनी पड़ेगी। इसके पॉजिटिव साइड्स भी हैं, नेगेटिव साइड्स भी हैं। छोटी छोटी चर्चा तो अपन ने कर ली है इसके ऊपर, लेकिन एक बड़ा सारा, एक मतलब 2-4-5 घंटे का डिस्कशन हो सकता है अगर अपन लोग इनको पॉइंट बाय पॉइंट इन चीजों को समझे तो। लेकिन क्रक्स में हमको ये समझना है कि आईटी इंडस्ट्री कल इसको कैसे लेती है, मार्केट इस वीजा पे चार्जेस हाइक को कैसे लेता है। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट निगेटिव लेगा, लेकिन जिस हिसाब से हम इंडियन मार्केट का नेचर्स को समझते हैं, तो हो सकता है कि मार्केट न्यूट्रलाइज भी कर दे इन सब चीजों को, है ना। तो ये चीजें रिफ्लेक्ट जरूर होगी मार्केट में, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली 80% प्रोबेबिलिटी मार्केट इसको नेगेटिव भी लेना है, ठीक है ना। क्योंकि ये बात सिर्फ आपके H1B वीजा एप्लीकेशन की नहीं है, बात आपके डिप्लोमेटिक स्टैंड की है। जो अमेरिका आपके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपके बिजनेस को लेकर, जो वो उतारू है हमारे बिजनेस को खत्म करने में, तो वो प्रॉब्लम इंडियन इंडस्ट्री को फेस करनी पड़ेगी। हाल फिलहाल उसका कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। स्वदेशी बचाओ अपनी जगह अच्छा है, लेकिन हाल फिलहाल उसका कोई इफेक्टिव तोड़ हमारे पास में नहीं है, ठीक है। चाइना इज नॉट ट्रस्टेबल, रशिया ट्रस्टेबल था, लेकिन उससे भी रिलेशन हमारे कुछ हद तक डिमीन हुए हैं, कुछ हद तक डिमिनिश हुए हैं। ये रियलिटी, इस चीज को समझना पड़ेगा।
पॉजिटिव न्यूज क्या है मार्केट के लिए? जीएसटी रिफॉर्म्स अप्लाई हो चुके हैं 22 सितंबर से। कल से जीएसटी रिफॉर्म, जैसे मोदी जी आए थे आज शाम को 5 बजे, तो उन्होंने बताया था। वैसे उत्सव जैसी तो कोई चीज है नहीं, जीएसटी का उत्सव नहीं है, लगाया भी उन्होंने ही था 2017 में। इतने साल तक ले भी वो ही रहे थे जीएसटी, ठीक है ना। और रिफॉर्म्स भी नहीं बोलेंगे इनको, इनको तो रोल बैक बोलेंगे कि थोड़ा सा इन्होंने शिफ्टिंग की है अपने लेवल्स की। जो जीएसटी के जो लेवल्स थे हमारे 18%, 20, इनकी शिफ्टिंग की है। और जीएसटी के मामले में हम लोग डिस्कस पहले कर चुके हैं वीडियोस में। जब ये अनाउंसमेंट हुआ था 3-4 सितंबर के आसपास की बात है, उस समय पूरे अच्छे वीडियोस पर मैंने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट को लॉस तो नजर आ नहीं रहा है ना। तो इसमें भी कुछ गिमिक है, और गिमिक को भी अपन ने रिवील किया था। अब इस चीज को मार्केट कैसे लेता है? हालांकि फ्रंट फेसिस ऊपर ऊपर तरीके से देखें तो ये न्यूज मार्केट के लिए पॉजिटिव है। जीएसटी अगर रिड्यूस होता है तो ये न्यूज मार्केट के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि डायरेक्टली कंजप्शन बढ़ता है। लेकिन कंजप्शन बढ़ाने के लिए सिर्फ 10 या 15% पॉपुलेशन ही है। 80% पॉपुलेशन आपकी अभी भी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। इनफॉर्मल सेक्टर हिट होना है। ये सारी चीजें डिस्कस की हुई है, मैं सिर्फ आपको एक रफ रूप में बता रहा हूं, ताकि ये चीजें आपको ध्यान रहे, दिमाग में रहे। और जब मार्केट रिएक्ट करता है तो समझ में आए कि मार्केट ने किन चीजों को कैसा रिएक्ट किया है। जीएसटी रिफॉर्म्स को मार्केट ने पहले भी वेलकम नहीं किया था। देखा था अपन ने 3-4 दिन तक मार्केट का नेगेटिव रिएक्शन, उस समय हमने अच्छी तरह से नोटिस किया था। मार्केट ने किसी भी रूप से जीएसटी रिफॉर्म्स, जो जीएसटी 2.0 है, उसको वेलकम नहीं किया था। क्यों नहीं किया था उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। तो बैक टू द पॉइंट अगेन, मार्केट में एक पॉजिटिव, स्लाइट पॉजिटिव एंड एक स्लाइट नेगेटिव न्यूज है। कैसे सेट ऑफ करता है मार्केट का, क्या चल रहा है? टेक्निकली मार्केट इज इन पॉजिटिव मोमेंटम। टेक्निकली मोमेंटम में कोई लॉस नहीं है। फ्राइडे का रिट्रेसमेंट एक हेल्दी रिट्रेसमेंट था। अभी चार्ट्स में समझेंगे कि क्यों आया, कैसे आया, ठीक है ना। लेकिन अगर मार्केट यहां से और स्लिपेज होता है तो खतरा बढ़ता जाएगा मार्केट पे। स्पेशली इफ 25K के नीचे जाता है तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर मार्केट में देखने को मिल सकता है अगेन, ठीक है। तो इस चीज को हमको समझना पड़ेगा, टेक्निकली समझते हैं। लेट मी अलाउ टू शेयर माई स्क्रीन। तो जल्दी जल्दी अपन टेक्निकल एस्पेक्ट्स को भी एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल? प्रायर मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा, बस ये चीज समझो कि हमने यहाँ पर पुराने वीडियोस में जाके देख लो कि हमारा एनालिसिस क्या था। फ्राइडे के लिए हमारा एनालिसिस था कि 450 के आसपास आपको रेसिस्टेंस मिल रहा है। यहाँ पे रेसिस्टेंस डिजाइन किया था हमने अच्छी तरह से, रेसिस्टेंस के बार्स लगाए थे, ठीक है। तो इसके यहाँ पर मार्केट को रेसिस्टेंस मिलना चाहिए। अगर ऊपर जाता है तो 650 तक की रेंज हमने बताई थी कि 650 तक मार्केट के पास में एक मौका रहेगा। 25K के ऊपर जब गया था लास्ट 4-5 डेज पहले, तब हमने बताया था कि एक इंटेंसिव मूव लेगा। उसका टारगेट 25,200, 25,400 हम लोगों ने डिसाइड किया था, ठीक है, मतलब डिस्कस किया था 400, 450 तक। तो वो मार्केट ने हमको अचीव करके दिया, इंटेंसिवली अचीव करके दिया 2-3 डेज में, ठीक है। पोजिशनल डिस्कशन में आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने रेसिस्टेंस डिसाइन किया था, उसके नीचे हम लोगों ने लेवल्स बनाए थे। 350 का लेवल, यहाँ पे एक बाउंस बैक देखने को मिला। दूसरा लेवल 290 का बनाया था, 290 पे अगेन बाउंस बैक देखने को मिला, और मार्केट रेसिस्ट हुआ 350 पे जाके। दैट मीन्स लेवल्स ने फ्राइडे को भी अच्छा खासा फंक्शन किया। मैं एब्सेंट था इसलिए मैं इसको वापस रिपीट कर रहा हूँ। मैं उस दिन पूरे दिन कुछ अपडेट नहीं कर पाया था, ड्यू टू एनी अदर किसी टास्क में मैं इन्वॉल्व हो गया था, इसलिए। सेबी भी बहुत परेशान करती है हमको, कई सारी चीजें हैं तो वो सारी चीजें देखनी समझनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट राउंड ऑफ एनालिसिस क्या रहेगा मंडे के लिए? ट्यूसडे को मार्केट की निफ्टी की एक्सपायरी है। जिस हिसाब से कंसल्टेशन पेपर आया है तो पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हाल फिलहाल 3-4 महीने तक कोई थ्रेट नहीं है कि जो 2 वीकली से एक्सपायरी चल रही है निफ्टी एंड सेंसेक्स, उसको सेबी कुछ हाथ भी लगाएगी। उन्होंने खुद ने रिवील किया है एक न्यूज में, उसमें है ना, शायद मैंने सोर्सेज उसके शेयर भी किए थे।
कोई पीसी में उन्होंने रिवील किया कि अभी 2-3 महीने तक हमारा कोई प्लान नहीं है, तो अभी अपने को डरने की जरूरत नहीं है। एक्सपायरीज हैं हमारे पास में, हालांकि उसके भी प्रॉस एंड कॉन्स हैं वीकली वीकली एक्सपायरी के, लेकिन वो अभी हमारा मैटर नहीं है। अभी हमारा मैटर ये है कि टेक्निकली मार्केट कैसा लग रहा है। ठीक है, पुराना तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्या पैटर्न बन रहे थे क्या नहीं बन रहे थे। मार्केट ने एक लेवल अचीव किया, लेकिन 400 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया ड्यू टू द हैवी रेसिस्टेंस ऑफ दिस रेंज। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता मार्केट, तो 650 तक मार्केट को एक हीट मिलती। 650 तक मार्केट के पास में एक थ्रेट रहना था। ठीक है, क्यों रहना था? क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन रेंज है मार्केट की, तो प्रीवियस हिस्टोरिकल लेवल्स हैं, मार्केट को यहाँ पे रेसिस्टेंस मिलेगा इन केस ऑफ सेकेंड टाइम अप्रोचिंग। ठीक है, फर्स्ट टाइम अप्रोच यहाँ दिखा, सेकेंड टाइम अप्रोच कर रहा था, तो ये एक स्वाभाविक है कि यहाँ पे मार्केट को रेसिस्टेंस मिलना था। अब क्या है, मार्केट ने आपको लास्ट 15 से 20 डेज में 24,400 से लेकर 25,400 तक की रैली दी। ठीक है, 1000 लेवल की रैली दी। सिंपल सी थिंग समझो, 1000 पॉइंट्स की रैली में मार्केट रिट्रेस तो करेगा, डेफिनेटली करेगा, है ना। नेवर गोज स्ट्रेट वेज, मार्केट कभी स्ट्रेट वेज वो करता नहीं है। मार्केट मार्केट रिट्रेस तो करेगा डेफिनेटली, और इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस पे रिट्रेसमेंट इनिशिएट हुआ तो डेफिनेटली मोस्ट वेलकम्ड है। और यहाँ पर हमने देखा ही था कि इतना ऊपर मार्केट को ले जाने के बाद में बुल्स यहाँ पर थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो ही गए थे। ये वाला लेवल हमने देखा ही था, यहाँ पे एग्जॉशन लेवल इसको बोला था कि बुल्स यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गए। नेक्स्ट राउंड ऑफ रैली के लिए, मतलब हम डिमिनिश नहीं कह सकते इस कैंडल को जो थर्सडे को बनी थी, इस लेवल को हम बुल्स की इंटेंसिटी को डिमिनिश नहीं कह सकते। हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं कि इस दिन बुल्स के पावर एनकैप्सुलेट हो गए। ठीक है ना, तो यहाँ पर पावर लॉस हुआ, इंटेंसिव लॉस हुआ, लेकिन ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव कंसिडर करना चाहिए हमको, जब तक कि कोई सिग्निफिकेंट साइन ना हो। रिट्रेसमेंट वेलकम है, लेवल बाय लेवल हमको उसको डील करना चाहिए, ना कि हम लोग यहाँ से ये सोचने लग जाएं कि मार्केट यहाँ से अपनी इंटेंसिटी पूरी लूज कर देगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक चीज और हमने डिस्कस की थी कि मार्केट में कोई एक्सट्रीम नेगेटिव न्यूज आती है तो मार्केट यहाँ से अपना फ्लो रिवर्स करेगा, है ना। तो एक्सट्रीम नेगेटिव तो अभी कुछ नजर आ नहीं रहा है ना। जीएसटी पॉजिटिव दिख रहा है, अभी जीएसटी का इम्पैक्ट हमको जो रिफॉर्म्स है 2.0, तो उसके अंदर हमको पॉजिटिव दिख रहा है जीएसटी का इम्पैक्ट। ठीक है, और H1B वीजा वाला इश्यू है, जियो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, तो उस पर मार्केट कैसा रिएक्ट करना है वो देखना है। ठीक है, तो हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट यहाँ से और मोस्ट वेलकम्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मार्केट को। नेक्स्ट जो सपोर्ट है बड़ा, वो सपोर्ट 150 के आसपास है, 25,150। इसके नीचे मार्केट जाता है तो 25,000 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 950 तक उस सपोर्ट को ले सकते हैं। इसके नीचे जाता है तो आपका 50% रिट्रेसमेंट जो फिबोनाची का है, एफबी जो लेवल्स होते हैं 50% रिट्रेसमेंट, इसके नीचे फिर मार्केट अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। अभी हम इसको हेल्दी रिट्रेसमेंट मान सकते हैं, आइदर इन केस मार्केट इस किसी टेरिटरी में रिट्रेस होकर और यहां से सपोर्ट बनाना चालू करे तो। ठीक है, हो सकता है मार्केट 200-400 के बीच में भी टाइम स्पेंड कर सकता है, इसकी भी प्रोबेबिलिटीज है मार्केट के पास में, है ना। तो इस इन लेवल्स को भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। मार्केट 200 के आसपास, 150 के आसपास आकर भी सपोर्ट बेस बना सकता है, उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर आपकी कंसिडरेशन के लिए एक हम लोग ये बना सकते हैं कि एक एफबी का लेवल हम लोग यहाँ से बना लें, एफबी का रिट्रेसमेंट लेवल, है ना। तो उससे क्या है, थोड़ा सा इजी रहेगा। यहाँ से चालू हुआ पॉजिटिव, ये हमारा फर्स्ट स्विंग है। तो एफबी के जो रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं वो रफली तौर पे हम लोग बताएं तो आते हैं, 23% रिट्रेसमेंट आता है 25,200 पे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली है। जब इंटेंसिव आपका बुल रन चलता है, ये इंटेंसिव ही कहलाएगा, है ना। इंटेंसिव बुल रन में 23% रिट्रेसमेंट इज द हेल्दी रिट्रेसमेंट फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ मूव। इसके नीचे जाता है तो 38%, 38% के नीचे जाता है तो आपका आता है 50%। 50% मूव इज ऑन
24,950 के आसपास कहीं पे 927 दिखा रहा है। अगर स्मूथली इसको अपन डिजाइन करेंगे तो 950 के आसपास कहीं अपने को ये मिलना चाहिए। तो 950 के आसपास मार्केट के पास में सेकंड राउंड ऑफ रिट्रेसमेंट है। इसके नीचे जाता है तो थिंग्स कुड बी चेंजेस, है ना, कुड भी हो सकता है यहाँ से भी आपको सपोर्ट बेस मिल जाए, लेकिन वो लेवल बाय लेवल डील करना पड़ेगा। अभी इस चीज को हमको ऐसे समझना है कि अभी इस ट्रेंड को हम लोग निगेशन में नहीं डाल सकते। अभी हम यहाँ से नेगेटिव, बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्केट को प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कोई सिग्नल मार्केट के पास में है नहीं। इसका रिट्रेसमेंट मार्केट ने लिया है, ठीक है ना, यहाँ का रिटेस्ट किया है जो ये नेगेटिव ट्रेंड लाइन ब्रीच की थी। अभी मार्केट अपनी चारों डैमास से ऊपर है, ठीक है, दिख रहा है। जब तक 20 डैमा एटलीस्ट मार्केट रीच आउट नहीं करता है, मोमेंटम में कोई लॉस नहीं है, क्योंकि 20 डैमा के ऊपर रन कर रहा है, ठीक है। तो इन चीज को समझना पड़ेगा। फर्दर अपसाइड मूव आपको 450 के ऊपर ही मिलेगा, जो मार्केट ने अभी रिसेंट पीक बनाया है इसके ऊपर ही मिलेगा। इंट्राडे में समझ लेते हैं, पोजिशनल व्यू क्लियर है, इंट्राडे में चीजों को समझ लेते हैं, ठीक है। अब ट्रेंड इंटैक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट राउंड ऑफ बुक बिग बुल मूव 450 के ऊपर मिलेगा, जिसको कि हम प्लान करेंगे ट्रांचेस में, सेक्शंस में, जिसका टारगेट हम लोग रखेंगे 600 650। इन केस मार्केट 450 को सिग्निफिकेंटली यहां से ब्रीच आउट करता है तो चेस करने के लिए 520, एंड क्या रहेगा नेक्स्ट लेवल 550 के 520 के बाद में, 520 के बाद में नेक्स्ट लेवल रहेगा आपका 600। थोड़ा सा नीचे आ गया ये, 650, सॉरी, 600 650 के आसपास, ठीक है। तो ये लेवल्स हमारे यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं फॉर बिग बिग ब्लू लाइन से, डार्क ब्लू लाइन से। दैट मीन्स ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे मार्केट के अपसाइड के ट्रेंड को समझने में, अपसाइड के रिएक्शंस को समझने में, ठीक है, क्लियर है। 450 के नीचे जब तक मार्केट है तब तक उसको कंसोलिडेटेड, आइदर कंसोलिडेशन, आइदर रिट्रेसमेंट फॉर्म में हम लोग ट्रीट करेंगे। बहुत ज्यादा हैवी बुलिश हम नहीं ले सकते मार्केट को जब तक कि 450 डिसिसिवली मार्केट क्रॉस नहीं करता है, सिग्निफिकेंटली क्रॉस नहीं करता है। इसके आसपास रिएक्शन देखने पड़ेंगे। इंट्राडे को कैसे प्लान करना है? इंट्राडे को प्लान करना है, इमीडिएट रेसिस्टेंस कंसिडर करेंगे 350 360। 350 360 को इमीडिएट रेसिस्टेंस, 327 के आसपास की क्लोजिंग है, इसको हम लोग इमीडिएट रेसिस्टेंस कंसिडर करेंगे। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो 400 फर्स्ट लेवल, 450 सेकंड लेवल, ठीक है। इसके ऊपर 450 के ऊपर निकलता है तो लाइव में देखेंगे किस तरीके से ट्रीट करना है, क्योंकि एक बार में इस लेवल को मार्केट ब्रीच नहीं कर पाएगा। रिट्रेसमेंट लिए हैं मार्केट ने यहाँ पर, इसी से रिट्रेसमेंट स्ट्राइक हुआ है, और यहाँ पर सेकंड टाइम रेसिस्टेंस भी विजिबल है। तो मार्केट एक शॉट में क्रॉस नहीं कर पाएगा, आइदर कोई बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग मूव आए या बहुत बड़ा कोई पॉजिटिव ट्रिगर मार्केट के पास में आए। तो इस चीज को हमको समझना पड़ेगा कि मार्केट इसको पॉजिटिव यहां से कैसे ले पाएगा, कब तक ले पाएगा। तो 450 के ऊपर की प्लानिंग लाइव में करेंगे। डाउन साइड में क्या है? डाउन साइड में रहेगा 290, आपका इमीडिएट सपोर्ट का लेवल रहेगा। 350 350 360 फॉर रेसिस्टेंस, एंड 290 फॉर सपोर्ट, जो कि 100 ईएमए सपोर्ट भी है। अगर इसको डिसिसिवली ब्रीच आउट करता है मार्केट तो डाउन साइड के लेवल्स रहेंगे 240, 200, 175, 140 एंड 100, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक के लेवल? डाउन साइड अगर मार्केट अप्रोच करता है तो ये लेवल्स पे मार्केट को हमको देखना पड़ेगा कैसा रिएक्शन देता है, कहाँ से सपोर्ट मिलता है, कहाँ से बाउंस मिलता है, तो उस हिसाब से हमारे को हमारी स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग करनी पड़ेगी। बायस्ड पोजिशनली हमारे पास में पॉजिटिव है, और इन इंट्राडे में हम लोग लेवल बाय लेवल मार्केट का माइंडसेट रीड करेंगे, स्ट्रैटेजी उस हिसाब से हमारी डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? ये क्लियर कट आपको यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है 290 का, तो 290 जाता है तो डेफिनेटली डैमेज करेगा मार्केट को थोड़ा बहुत, और 150 तक, 100 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मार्केट हेल्दी रिट्रेसमेंट यहाँ से लेता है तो। ट्रेंड इंटैक्ट रह सकता है, ट्रेंड कैरी ऑन होने की प्रोबेबिलिटी रह सकती है, और एक हमको अच्छी खासी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करने के लिए मिल सकती है, ठीक है।
डेटा, ओआई डेटा पे डिस्कशन कर ले, एक्सपायरी है, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या बोल रहा है आपका ओआई? आपका ओआई डेटा बोल रहा है एटीएम 350 का है, उस पे 81 कॉल की प्राइसेस हैं, 52 पुट की प्राइसेस है, 130 मॉडरेट लेवल की प्रीमियम है एटीएम स्ट्रैडल पे। ठीक है, मॉडरेट लेवल की प्रीमियम्स है आपकी, दैट मीन्स मार्केट अनडिसिसिव है। मार्केट आइदर फ्लैट नोट्स पे भी खत्म कर सकता है और मार्केट थोड़ा मोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा है, हालांकि अभी इतना प्रीमेच्योर डेटा है। मंडे को और डेटा बिल्डअप होगा, उसके बाद में हम समझेंगे। मंडे के बाद में, मंडे वाले जो कल के जो शाम के वीडियोस, उसमें अपन डिस्कस करेंगे इस चीज को कि नेक्स्ट डे के लिए क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती है। हाल फिलहाल मॉडरेट लेवल पे है, दैट मीन्स मार्केट सेमी मूव्स यहां से एक्सपेक्ट कर रहा है। पिछली बार से बेटर है, पिछली पिछली बार आई थिंक स्ट्रैडल 110 पॉइंट्स का ही था ऑन द लास्ट वीकेंड्स में। ठीक है, उसने बहुत अच्छा खासा वो ले लिया था, डीके। ठीक है, इस बार थोड़ा बहुत है अभी तक। और दूसरी चीज समझने की क्या है, मार्केट में कॉल साइड में प्रीमियम्स ज्यादा हैं, कॉल साइड में प्रीमियम्स ज्यादा होते हैं। बार बार अपन लोग डिस्कस करते हैं, जो फ्यूचर में कम से कम 50-60 पॉइंट का प्रीमियम ज्यादा है सिंथेटिक फ्यूचर में, है ना। तो मार्केट डेटा वाइज मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट अपसाइड मूव यहां से करेगा, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि मार्केट मेकर्स इसको किस तरह लेके जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इन केसेस में, पिछली बार भी यही देखा था अपन ने, कि अगर एक्स्ट्रा प्रीमियम्स होते हैं तो उसको मार्केट एक बार कॉल साइड भगाकर, थोड़ा अपसाइड में भगाकर, और कॉल के प्रीमियम्स को कम, उसके प्रपोर्शन में कम बढ़ने देता है। तो उससे क्या रैशनलाइजेशन हो सकता है, या स्पीडली भी भगा सकता है ऊपर की साइड में, है ना। और 2-3 वीक पहले जब हम इस स्ट्रेटेजी पे करते थे, तो ये लोग क्या करते थे, मार्केट को गिराकर भी लेवल करते थे। ठीक है ना, तो दोनों साइड की स्ट्रेटेजीज हैं। अभी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकते, मंडे का डेटा बनने दो। मंडे के डेटा के बाद में डिस्कशन को और थोड़ा शार्पली अपन करेंगे कि डेटा किस टाइप का बन रहा है। पीसीआर अभी 0.8 के आसपास है आपके पास में, तो डेट मीन स्लाइड बीरिश है। स्लाइड बीरिश इसको मानेंगे। अभी जो लास्ट एक्सपायरी में हम लोग ट्रेड कर रहे थे, तो लास्ट एक्सपायरी में डिस्कस कर रहे थे हम लोग, तो लास्ट एक्सपायरी में 1.5 था पीसीआर, दैट मीन्स हैवी बुलिश सेंटीमेंट से उससे आपका 0.8 पे आ गया। दैट मीन्स आपका डेटा स्लाइड वीक हुआ है, ये आपको इसमें समझ में आएगा। ठीक है, डोमिनेटिंग कैंडल्स बनी है। देखो क्या हुआ फ्राइडे के दिन, फ्राइडे के दिन हैवी कॉल राइटिंग देखी गई अक्रॉस द, आईटीएम में भी देखी गई है, इन द मनी में भी हैवी कॉल राइटिंग हुई है। तो मतलब कॉल्स, बियर साइड में कहीं से कहीं कॉन्फिडेंस आया है। हालांकि हल्का फुल्का मार्केट रिट्रेस होता है, गिरता है, करेक्शन मोड में जाता है, तो वैसे भी कॉल राइटर्स का डोमिनेंस बढ़ता है, लेकिन ये अच्छा खासा डोमिनेटिंग है, क्योंकि आईटीएम भी कॉल राइटिंग हुई है। अब ये चीज हमको मंडे को और ज्यादा शार्पली समझ में आएगी कि मार्केट में डेटा किस साइड का बन रहा है। हाल फिलहाल हमको ये समझना है, 25,400 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है, 25,300 के नीचे संभल कर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो शॉर्ट कवरिंग मूव्स का मिलेंगे 25,400 के ऊपर मिलेंगे, अगर सस्टेन करता है प्राइस एक्शन में देखे तो 450 के ऊपर मिलेंगे, है ना। और डेटा वाइज देखे तो 400 के ऊपर मिलेंगे। ये देखो 400 पे जो आपका पुट साइड प्रीमियम थी, या पुट साइड ओआई थी पुट राइटिंग की, वो थोड़ी सी यहाँ से आपको कम होती हुई दिखती है, चेंजेस हुए हैं, है ना। कॉल साइड बहुत ज्यादा बढ़ा है, पुट साइड भी बढ़ा है, लेकिन पुट साइड स्ट्राइक प्राइस 25,300 200 पे बढ़ा है, लेकिन आपका 25,400 पे बियर्स ने ग्रिप बहुत अच्छी स्ट्रांग की है, और पुट साइड का डेटा भी वीक हुआ है वहां से। तो इस चीज को भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। मंडे के दिन देखना पड़ेगा, कल के दिन, कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, तो डेटा किस तरीके का बन के आता है, तो हम देखेंगे एक्सपायरी में क्या चांसेस हैं। अभी ये चीज समझना है कि 25,300 एंड 400 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे मार्केट के लिए। 300 के नीचे जाता है तो बुल्स, बियर्स का एग्रेशन बढ़ेगा। 25,400 के जाता है तो बुल्स यहाँ से अपने आप को री एनर्जाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इनफ फॉर द डे। कल मिलते हैं, लाइव एनालिसिस करेंगे हमारे ग्रुप में, और उसके बाद में हम देखेंगे चीजों को किस तरीके से बिल्ड होती है। फिर मिलेंगे कल नए एनालिसिस के साथ में। थैंक यू फॉर द लिसनिंग टिल द लास्ट। इफ यू डोंट सब्सक्राइब,
if you are not subscribed to our channel, please subscribe to this, like our videos if you like them. ठीक है, ये अपील तो सब लोग, हर यूट्यूबर करता है, सबको चाहिए, ठीक है ना। तो लाइक सब्सक्राइब करें, मोमेंटम बिल्डअप होता है, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, तो हमें और अच्छा आपके साथ में डिस्कस करने का मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।